नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेलो किसान कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषय आपके लिए लेकर आते हैं और उस पर विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि उसके बारे में पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। आज एक बेहद ही खास विषय पर इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो बता दें आपको आज के विषय के बारे में जिस पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय है जीएम सरसों। जी हां, जीएम सरसों के बारे में आज हम हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जीएम सरसों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, इस बात को आप लगातार इस वक्त समाचार में भी सुन रहे होंगे क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी GEAC के द्वारा इसके इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके क्या मायने हैं, अगर आप समझना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और इस विषय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमानों से जिनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर अखिलेश त्यागी, जो कि पूर्व निदेशक है NIPJR नई दिल्ली से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती, जो कि निदेशक है NIPJR में, और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर KC बंसल, पूर्व निदेशक NBPJR पूसा से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती, आपसे सबसे पहले हम समझना चाहेंगे GM फसलों के बारे में, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ये फसलें जो होती है, जो अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है। हम चाहेंगे कि हमारे किसान साथियों को बहुत ही आम भाषा में आप बताएं कि दरअसल ये होते क्या है, ये GM फसलें। ये GM जो हम कहते हैं जी, GM का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, और इसमें हम ये समझते हैं, अब जब हमारा पौधों को हम बनाते हैं एक वैरायटी से दूसरा वैरायटी, नॉर्मली हम क्या करते हैं, वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो होते हैं उसके दौरान हम दोनों वैरायटी को क्रॉसिंग करते हैं जी। मगर ये जब GM टेक्नोलॉजी आया है, ये एक दूसरे तरीका का टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, जो दो पेरेंट होता है उनमें एक पेरेंट और दो पेरेंट में कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्रॉसिंग किया जाता है। मगर GM में हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हो सकता है जैसे इस मस्टर्ड में जो आज की चर्चा का विषय है, उसमें पहले भी ये काम किया गया था, कैसे हम उत्पादन बढ़ाएंगे ये मस्टर्ड को हमारे देश में या पूरी दुनिया में। मगर उसमें ये दिखा गया है, अगर हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग में जाते हैं तो उसमें हम अभी भी इतने साल से 50 लाख पिछले 50 साल से या 75 साल से जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे, हम केवल उत्पादन बना सकते हैं एक बहुत कम। मगर ये जो GM टेक्नोलॉजी होता है उसमें ये होता है, एक कोई जीन, वो जीन है हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिससे हमारा सारे कैसे उत्पादन होता है, कैसे सीड होता है, कैसे उसका पौधा काम करते हैं, वो सारे वो जीन कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब ये जीन उस मस्टर्ड में या सरसों में नहीं रहा था, तो जबकि वो मस्टर्ड में वो जीन नहीं रह गया है, तब ये GM टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वो दूसरे जीन, जो जीन का जरूरत है इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, वो जीन शायद कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म में मिल जाता है। अब वो जीन को हम जब दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेके ये यहाँ इस मामले में सरसों में डालने जा रहे हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम जीन और कहीं से लेके आ रहे हैं और डाल रहे कोई दूसरे में जिनमें उसका सख्त जरूरत है। जी जी, तो जी बिल्कुल, तो इसके बारे में और बेहतर तरीके से समझते हैं जी। प्रोफेसर त्यागी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की खासतौर पर आज हम बात करें तो इसके बारे में, जिसे अभी तैयार किया गया है और जो किस्म बताई जा रही है DMH11, इसकी क्या कहानी है, किस तरह से इसे तैयार किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय से ही इसे तैयार किया गया जहां से आपका ताल्लुक भी रहा है, तो मैं चाहूंगी कि इसकी जो कहानी है इसे हमें बताएं। देखिए, मेरे किसान भाइयों ने जरूर सुना होगा शंकर मक्का के बारे में जी।
और यही समझ लीजिए कि अब आपके सामने संकर सरसों आ रही है इस विधि के द्वारा। ठीक है। तो इस विधि को बनाने के लिए जो काम किया जाता है वो ये है कि एक पौधे की दूसरी प्रजाति को उसके साथ क्रॉस किया जाता है ताकि उसके जो गुण हैं वो साथ साथ आ सकें। जब ये क्रॉस किया जाता है तो उसकी जनरली ये देखा गया है कि उसकी पैदावार बढ़ जाती है जी। अब यही करने के लिए जब सरसों को देखा गया कि ऐसा करें तो पता लगा सरसों में तो मादा और नर ऑर्गन जो है वो एक साथ ही एक फूल में होते हैं। बिल्कुल। और उसी में निषेचन हो जाता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जी। तो ये जो है इसमें पर परागण की जरूरत नहीं पड़ती है, दूसरे किसी जगह से परागण की जरूरत नहीं पड़ती है सरसों में। जी हाँ। जी, लेकिन बिल्कुल। संकर सरसों बनाने के लिए पर परागण की जरूरत है जी। इसलिए ये किया गया कि एक पौधे में एक जीन डाल के जो नर अंग है उसका विकास रोक दिया गया। ठीक है। ताकि वो अपने को जो है निषेचित ना करे। और दूसरे पौधे के नर अंग से जो स्पर्म बनते हैं उनके द्वारा इसका निषेचन किया गया। ठीक है। जब ये हुआ तो इससे जो है ज्यादा पैदावार पैदा हुई, 20 से 30% ज्यादा पैदावार संभव हो सकी। जी। अब इस सब के पीछे जैसा कि इन्होंने बतलाया अभी 3 जीन साथ साथ लाए गए हैं। एक तो नर अंग को विकसित ना होने के लिए बार्नेज जीन लाया गया और उस बार्नेज को रोकने के लिए नेक्स्ट प्रोजेनी में बार स्टार लाया गया और इन सब पौधों को दूसरे पौधों से अलग पहचानने के लिए बार जीन लाया गया जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन है। अच्छा। तो इन तीनों जीन्स के साथ साथ लाने के साथ एक ऐसी विधि विकसित की गई जिससे कि जो है संकर सरसों बनाई जा सके। बिल्कुल। अब ये विधि जो है ऐसा नहीं है कि ये विधि पहली बार है, ये विधि विकसित हो चुकी है कुछ समय पहले और प्रोफेसर पेंटल ने जो काम किया है उन्होंने भी 20 साल में इसमें काम किया। तो दूसरे देश में भी जैसे कि कनाडा में सफेद सरसों में इस विधि का प्रयोग किया गया। अच्छा। और हम लोग इससे में काली सरसों में इसका प्रयोग कर रहे हैं। जी। तो इस तरीके से ये बिल्कुल। तो 20 सालों की मेहनत इस किस्म के पीछे है। तो जानना चाहेंगे यहाँ पर डॉक्टर बंसल बताए कि ये जो DMH11 है जो कि एक GM सरसों मस्टर्ड है, इसकी खूबियां क्या है? सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही सराहनीय है और मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और बहुत खुशी की लहर है सभी किसान भाई और बहनों के बीच में कि उन्हें अब ये जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया संकर सरसों हाइब्रिड मस्टर्ड की मिलने की संभावना बहुत बढ़ गई है और इसके फायदे ये हैं कि इस हाइब्रिड को लगाने से हमें कम से कम 25% ज़्यादा उत्पादकता बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट हेक्टेयर उसकी प्रोडक्टिव बढ़ेगी। अभी हमारे देश में सरसों की जो प्रोडक्टिव या उत्पादकता है वो है 1.2 टन प्रति हेक्टेयर जो कि एवरेज है लेकिन बहुत कम है बाकी देशों के मुकाबले। बाकी देशों में जहां सरसों उगाई जाती हैं जैसे चाइना है, यूरोप है या कनाडा है, वहां 2 से भी ऊपर 2.2 से और 2.5 टन पर हेक्टेयर तक उनको इसकी उत्पादकता मिलती है। तो हम चाहते हैं कि हम उसी लेवल पर पहुंचें और दूसरा फायदा ये होगा कि हम कम से कम जो भारतवर्ष में हमारा जो एडिबल ऑयल कंजम्पशन है वो काफ़ी अच्छा है लेकिन उसकी भरपूर मात्रा में हमें अपने यहाँ डोमेस्टिकली नहीं मिल पाता है। हमारी घरेलू उत्पादकता या उत्पादन उसका बहुत कम है। तो उसकी भरपाई करने के लिए अगर हम 25% ज़्यादा बढ़ोतरी कर लें हमारी इस पर्टिकुलर संकर मस्टर्ड या सरसों से तो हमें जो हम निर्यात करते हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत से जो हमारे एडिबल ऑयल्स हैं जिसमें कि GM कैनोला है जो कि सफ़ेद सरसों जैसे डॉक्टर साहब ने बताया या फिर सोयाबीन है या फिर पाम ऑयल है, सनफ्लावर है, ये हम उसकी मात्रा कम कर सकें और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज इतना इसमें जाता है जैसे कि 2021-22 में अगर आप देखें करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए हर साल इसमें हमारे खर्च हो जाते हैं ये भरपाई करने के लिए हमारी एडिबल ऑयल की जो कंजम्पशन है उसको पूरा करने के लिए। तो हमारा
जो घरेलू जो हमारी मांग है कुकिंग ऑयल की, उसमें हम देखते हैं कि लगभग जो इसका 70% हिस्सा है उसे हमें आयात करना पड़ता है, जिसमें जैसे कि बताया यहाँ पे डॉक्टर बंसल ने, उसमें सनफ्लावर ऑयल भी शामिल है, पाम ऑयल भी शामिल है, सोयाबीन भी है। तो ऐसे में प्रोफेसर त्यागी, इस दिशा से सोचते हुए क्या लगता है आपको कि ये जो निर्णय आया है ये कितना बड़ा साबित हो सकता है आने वाले दिनों के लिए? क्योंकि जो हमारी खाद्य तेल की जो आपूर्ति है और जो आत्मनिर्भरता की बात कही जा रही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये कितना अहम फैसला साबित होगा? ये फैसला बहुत ही अहम है जी, इस दिशा में कि हम अपने देश में ही अपने लिए तेल का उत्पादन कर सकेंगे। जी जी। और जैसा कि बताया गया कि हमने पिछले साल 1,50,000 करोड़ का तेल आयात किया, तो इसमें जब ये किसान इसको उगाना शुरू करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जब एक बेहतर फसल होगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा वो उसे उगाएंगे, तो काफ़ी हद तक हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वो इससे पूरी हो सकेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि 20 से 30% का इजाफा होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और हम इसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर चक्रवर्ती, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? जो उत्पादन क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी। जो जीएम सरसों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यही मानी जा रही है कि उत्पादन क्षमता इससे बढ़ने वाली है। जी, वाला अब दोबारा बताइए। ये तो उत्पादन बढ़ा रहे हैं, वो हमने अभी सुना है, सभी लोगों ने आप लोगों को बताया है। तो वो जैसे उत्पादन बढ़ाएगा तो इसमें 2 किस्म का फायदा आएगा। एक तो है जो हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, जैसे पूर्व बांग्ला में या पश्चिम बांग्ला में या हमारा देश का जो पूर्व स्टेट्स है, वो सारे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ये सरसों का तेल कुकिंग ऑयल के हिसाब से यूज़ होता है जी। तो एक तो इसका ये फ़ायदा रह जाएगा। दूसरा है, जब हम सरसों का जो सीड आता है उसको पीस के हमने तेल बनाते हैं जो कुकिंग में जाते हैं, और ये हमारे अपने कंजम्पशन के लिए काम में आएगा। उसको छोड़ के भी अगर देखा जाएगा तो ये सरसों का जो रह जाता है पौधों का पोर्शन, जो सीड ऑयल से नहीं मगर बाकी पौधों का पोर्शन रह जाता है, उससे एक ऑयल का केक भी बनता है। और वो जो केक बनता है वो फीड जो एनिमल है उसका फीड के लिए भी यूज हो सकता है जी। तो ये ऐसा नहीं है ताकि उत्पादन बढ़े तो हमारे लिए कुकिंग ऑयल का भी जो कमी थी वो नहीं रहेगा, और उसके साथ साथ जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री में भी इसको यूज किया जाएगा। बिल्कुल, पशु आहार में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका जो खल है, सरसों का खल, उसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। तो ये एक प्रोडक्ट से हमारा 2 फायदा हो रहे हैं जी। बिल्कुल, ये यानी कि दोहरा फायदा इससे है कि एक तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, खाद्य तेल की जो हमारी आपूर्ति है वो भी बढ़ेगी, इसके साथ ही पशु आहार की जो उपलब्धता है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि इसका सरसों का जो खल है उसका इस्तेमाल पशु आहार में भी किया जाता है। इसके अलावा जो जीएम सरसों है, इसके और क्या कुछ फायदे हैं और किस तरह से किसानों के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है, पर्यावरण की दृष्टि से इसके क्या मायने हैं, इन तमाम विषयों पर आगे हम चर्चा करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया इस बीच एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम जीएम मस्टर्ड यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस विषय के बारे में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। आइए यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की, यहाँ पर जानना चाहेंगे डॉक्टर बंसल की, जैसे कि ये जीएम मस्टर्ड है, इसको पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी से मंजूरी मिली है। इसके क्या मायने हैं पर्यावरण की दृष्टि से? क्या इसे सुरक्षित, इसका मतलब इसके इस्तेमाल को माना जा सकता है? इसका मतलब ये है कि ये एनवायरमेंटल रिलीज जो पर्यावरण मंत्रालय ने इसको दिया है, वो इससे कि कोई नुकसान किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी और जीव जंतु को या किसी और माइक्रोब्स को नहीं होता है, और या फिर किसी और एनिमल स्पीशीज को, किसी को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। वो सब पिछले ये 10-15 सालों में बहुत भरपूर स्टडीज की गई हैं और उनसे ये पाया गया है कि ये बिल्कुल सेफ है एनवायरनमेंट के लिए, इसीलिए इसको मंजूरी दे दी गई है। और जैसे कि पहले बताया गया कि बिल्कुल इसी तरह की टेक्नोलॉजी से बना हुआ संकर सरसों कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में 15-20 साल पहले से वो उगा रहे हैं और इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं वहाँ के सभी किसान लोग। और अब क्योंकि इसको ये एनवायरमेंटल रिलीज की परमिशन दे दी गई है, अब हमें ये देखना होगा कि कितना जल्दी से जल्दी ये सीड किसानों तक पहुंचे और किसान उसका इमीडिएटली उसका एक फायदा उठाना शुरू कर दें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं किसान भाइयों को और बहनों को कि ये एक शुरुआत है। हम अगले 5-10 सालों में और बहुत सी इस तरह की नई संकर किस्में तैयार होंगी, जो कि आईसीआर के सभी साइंटिस्ट हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सब इसका इंतजार कर रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी को मंजूरी मिले, जो कि मंजूरी मिल गई है। अब उससे और भी नई नई किस्में, नए नए हाइब्रिड्स जो संकर बीज इसके सरसों के तैयार होंगे और इससे उत्पादकता और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है, जिससे कि हमारी पूरी जो ऑयल कंजम्पशन की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही भरपाई हो जाएगी। तो सबसे बड़ा कदम यही होगा हमारा कि हमारी जो अपनी कंजम्पशन है, या जिसको आप कहते हैं कि एक पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, मतलब एक इंसान को कितना तेल हम लोग खा सकते हैं या खरीद सकते हैं। पहले कभी 30-35 साल पहले हम लोग 6 किलो एक साल में हमारी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी, जो कि बढ़कर अब 3 टाइम्स मोर हो गई है, 18 किलो हो गई है। तो इसलिए हमें अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ रही है, जैसे जैसे तेल का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ अगर ये उत्पादकता और टोटल उत्पादन भी बढ़ेगा तो सभी किसान भाइयों को और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उन सबको भी इससे फायदा होने वाला है। बिल्कुल। प्रोफेसर त्यागी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि जाहिर तौर पर जैसे कि बता रहे हैं डॉक्टर बंसल भी कि ये एक तरह से जो हमारे लगातार शोध और अनुसंधान हो रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, ये उसका नजीर ये साबित कर रहा है कि किस तरह से प्रगति हो रही है। जो ये समझते हैं कि ये तो जीनांतरित फसल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी कि प्राकृतिक तरीके से ये तैयार फसल नहीं है, लेकिन इसके पीछे मंशा दरअसल फसल को और बेहतर बनाना है, उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाना है। तो ऐसे में आप इस दृष्टि से किस तरह से देख रहे हैं संकर फसलों के इस्तेमाल को? देखिए, ऐसा होता है जब हम 2 वैरायटी सरसों की साथ में लाना चाहते हैं तो हमें कुछ में जो है ये वृद्धि इसकी प्रोडक्टिविटी में मिलेगी, कुछ में नहीं मिलेगी। जी। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इसको इन वैरायटीज़ में भी ट्रांसफ़र करके हाइब्रिड सरसों प्रोड्यूस की जा सकती है। इसलिए एक फेज़ आएगा कि ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी इसमें इंटरेस्टेड होगी और जो पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगे। रहा इसका असर, हमें ये भी देखना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए, इस समय दुनिया में करीब 190 मिलियन हेक्टेयर पे जीएम क्रॉप उगाई जा रही है। और ये जो एरिया है ये हिंदुस्तान की एरेबल लैंड से ज़्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में करीब 150 मिलियन हेक्टेयर कल्टीवेशन हर साल होता है। और अब तक जो है, जब से ये शुरू हुआ, करीब $220 बिलियन का फायदा हो चुका है। एक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि बहुत सारी लैंड जो है, जो यूज करनी पड़ती हमें, वो नहीं यूज हुई। इससे लैंड की जो है उर्वरकता बढ़ी। और साथ में ये भी हुआ कि बहुत सारे सिचुएशंस में हमें
पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स को कम यूज करना पड़ा जी। जितना के यूज करना पड़ता है। इससे जो है एनवायरनमेंट को फायदा भी हुआ। तो बहुत सारे आयाम हैं जो इससे जुड़े हुए हैं जी। और इस पर्टिकुलर इशू पे अगर आए जीएम क्रॉप, जीएम सरसों पे, तो इसमें जो जीन है वो कोई क्वालिटी को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो क्वांटिटी को ज्यादा उत्पादक करने के लिए यूज किए गए हैं और उनके कॉम्बिनेशन से ये जो सरसों है ये किसानों को लाभ पहुंचाएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल। और हमारे देश में जो संकर किस्में हैं वो इससे पहले से भी आ रही थी, लेकिन खास तौर पर एक इसके पीछे संशय रहता था कि गुणवत्ता कैसी होगी। किसी भी खाद्य फसल को अब तक मंजूरी नहीं मिली थी। ये पहली बार है कि पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक मंजूरी मिली है। हालांकि अभी भी इंतजार है कि कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिले। लेकिन डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती, ऐसे में यही जानना चाहेंगे कि ये चूंकि खाद्य तेल है, इसका कंजम्पशन होना है, ये इसे कंज्यूम किया जाना है, तो क्या ये स्वास्थ्य के दृष्टि से सुरक्षित होगा या नहीं? तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? मैं यही बताना चाहूँगी, जैसे अभी प्रोफेसर त्यागी ने बताया है, अगर आप लोगों ने और किसान भाई ने सुना है, ये जो प्रोडक्ट बना है, जो हमारा ये हाइब्रिड सरसों बना है, इसमें केवल उत्पादन का जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ाया गया है। इसमें कोई भी न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में जो भी क्राइटेरियाज होते हैं उसमें किसी ने कोई चेंज नहीं किया है। तो इसका मतलब है वो नॉर्मल जो सरसों है जिसमें ये हाइब्रिड बना नहीं है, उसमें जो भी क्वालिटी रहा, चाहे वो तेल की तरफ से या चाहे उसका जो बाकी पोषण के लिए जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे इनका जो पेरेंट है उसके बराबर की हैं। तो इसलिए हम जब ये तेल यूज करेंगे हमारा कुकिंग में उत्पादन के बाद, उसमें हम कोई भी डिफरेंस उसका क्वालिटी पे नहीं आएगा जी। तो इसलिए ये तेल वैसा ही रहेगा हमारे स्वास्थ्य के लिए जैसे इसका जो पेरेंट था जिसमें ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया गया था, उसमें भी जो क्वालिटी था इसी में भी वही क्वालिटी है। तो इसके तरफ से इस तेल यूज करने में हमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होने का स्वास्थ्य के तरफ से कोई भी हम लोग को भी नहीं होगा, या एनिमल हस्बेंड्री में भी अगर इसका प्रोडक्ट जाए तो उधर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, खराब असर नहीं पड़ेगा। मगर हम क्या हमको मिल रहा है, हमें उत्पादन मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। और आगे आगे जैसे डॉक्टर बंसल, प्रोफेसर त्यागी दोनों ने मेंशन किया दैट इसको हम केवल ये एक जो वैरायटी बना है जो DMH11 है, मगर ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी केवल DMH11 में ही नहीं रहेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो सरसों का डिफरेंट वैरायटी है उसमें भी हम डाल सकते हैं, ताकि सारे वैरायटी को हम हाई यील्डिंग वैरायटी बना सकते हैं थ्रू हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, तो इसे एक शुरुआत माना जाए और इसके साथ ही इसमें फायदा तो ये है कि जो उत्पादन है वो बेहद ही ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर संशय है कि खाद्य दृष्टि से ये सुरक्षित है या नहीं, तो हमारे विशेषज्ञ मेहमानों ने जैसा कि बताया कि इस बारे में किसी भी तरह के संशय की आवश्यकता नहीं है, ये खाद्य दृष्टि से बिल्कुल सुरक्षित होने वाला है। प्रोफेसर डॉक्टर बंसल, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो फसल है, जो GM मस्टर्ड है, इसके साथ और क्या कुछ खूबियां जुड़ी हुई है? जैव विविधता को लेकर, बायोडायवर्सिटी को भी लेकर कई तरह के सवाल कई बार खड़े होते हैं कि अगर संकर किस्में होती है तो इससे जैव विविधता है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, तो इस पर आपका क्या जवाब होगा? जैसे आपने सही कहा कि असर पड़ेगा जैव विविधता पर, वो असर पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए, मैं किसान भाई और बहनों को बहुत क्लियरली स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि वो जो भी किस्में जो कि बहुत हाई यील्डिंग नहीं होती हैं वो सुरक्षित रखी गई हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहुत खुशी होगी सभी को जानकर कि सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है पूरे दुनिया का, हमारे यहाँ पूसा न्यू दिल्ली में NBPGR में। तो वो जो किस्में हैं जो किसान किसी टाइम पर बहुत पुराने समय में उनको उगाते थे, लेकिन उनकी क्योंकि पैदावार बहुत ज्यादा या उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं होता था उनका, तो वो किसानों के लिए इतने फायदेमंद साबित नहीं होती थी। अब क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और साथ साथ में किसानों की आमदनी भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए हमें ये जो संकर किस्म की जो वैरायटी हाइब्रिड्स हैं, ये जो सरसों हैं, उसको हमें लाना में बहुत फायदा होगा। और इससे ये भी है कि
हाइब्रिड, जैसे मैंने आपको बताना चाहता हूं कि DMH11 एक हाइब्रिड है जिसकी अभी मंजूरी मिली है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में सरकार ने ये भी मंजूरी दी है कि जो दो जिसको किस्में हैं जिसको मिलाकर हम ये जो हाइब्रिड बना रहे हैं, वरुण और एक यूरोपीय किस्म, हाँ जी, एक ये वरुणा है जिसको हमने फीमेल बनाया है जो साइंटिस्ट ने, और दूसरा है यूरोपियन हाइब्रिड का एक EH2 जिसको कहते हैं, एक वो मेल है, और उनको आपस में, तो अब ये जो है इनकी जो आपस में दूरी थी वो जितनी भी थी वो एक हाइब्रिड बना है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ऐसे भी दो किस्में ले सकते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा, ये दोनों ट्रेड्स उसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं कि उन दो किस्मों को भी फिर मिलाकर हम एक नया हाइब्रिड बनाने की तैयारी करेंगे, जैसे पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो। ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं, भरतपुर में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ सरसों पर ही वो काम करते हैं, और भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में इस तरह का सभी में काम चल रहा है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर त्यागी, इसके साथ ही ICAR की तरफ से हम देख रहे हैं कि कई उन्नत किस्में लगातार आती है जो रोग रोधी होती है, कुछ सूखा रोधी होती है। ये किस्में जब आती है तो जाहिर तौर पर किसानों को इससे फायदा ही होता है, क्योंकि रोग व कीट के प्रकोप से हम देखते हैं कि कितना ज्यादा फसलों को नुकसान हो जाता है। फिर जहां पर पानी की कमी होती है उन इलाकों के लिए खास किस्में बनाई जाती है ताकि सूखा रोधी किस्में जो होती है। इसी तरह से सरसों के मामले में ये जो नई किस्म आई है, इसकी और किस तरह की खूबियां, क्या ये भी किसी तरह के रोग से बचाव करेगी? देखिए, इस समय जो नई तकनीक चल रही है उसमें तीन चीजें हैं। एक है जीनोमिक्स, एक है जीन एडिटिंग, और एक है ये GM क्रॉप। ना इस GM क्रॉप के बनाने में जैसा कि कहा गया कि दो वैरायटीज को साथ लाया जा सकता है, तो जो दो वैरायटी हैं उनमें कुछ गुण भी होंगे जी। हो सकता है कोई डिजीज रेजिस्टेंट हो सकता है किसी में कुछ क्वालिटी भी हो। तो जब ये टेक्नोलॉजी दूसरी वैरायटी में जाएगी तो उन वैरायटी के जो गुण हैं उनको भी साथ लाया जा सकता है। तो इसका ये भी प्रयोग होगा कि हम इसमें बाद में सूखा के अगेंस्ट, या जो है सबमर्जेंस के अगेंस्ट, ज़्यादा पानी देने के अगेंस्ट, डिजीज़ के अगेंस्ट, इंसेक्ट के अगेंस्ट, ये ऐसी जो चीज़ें हैं इनके जो गुण हैं उनको साथ में लाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो पेरेंट्स में होंगे तो हाइब्रिड में भी वो आ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती, क्या आपको लगता है इससे रास्ता खुल रहा है, किसानों को और भी ज्यादा फायदा होगा इस तरह की जब हाइब्रिड किस्में आएंगी, तो जिन परेशानियों से किसानों को जूझना पड़ता है, फसल के नुकसान की आशंकाएं जिन चीजों से होती है, उसकी रोधी किस्में जो हैं वो आ जाएंगी? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। अगर हम सारे टेक्नोलॉजी को अपनाएं और सारे को यूज़ करें, मगर ध्यान में रखते हुए कौन सा टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छे हैं और कौन सा ठीक से यूज़ नहीं हो पा रहा है उसको हम नहीं ले, तो इस मामले में GM जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे हाथों हाथ अच्छा फ़ायदा उठाने के लिए टेक्नोलॉजी बना हुआ है, जो पूरे विश्व में, जैसे प्रोफेसर त्यागी ने बताया है, इतने सारे हेक्टर GM क्रॉप के ऊपर है। तो ये टेक्नोलॉजी एक जो बना है वो हाइब्रिड मास्टर्ड के लिए बना है, मगर GM केवल हाइब्रिड मास्टर्ड बनाने के लिए नहीं है। GM टेक्नोलॉजी को हम कोई दूसरे हमारे जो पौधे हैं, क्रॉप है, जैसे हमारा चावल है, जैसे हमारे कोई भी लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं, या कोई भी जो खाद्य वाले बाकी क्रॉप्स हैं, वो सब में हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा था, कोई भी पौधों में रोग से या कोई भी नेचुरल जो कैलेमिटी होते हैं उससे काफ़ी उत्पादन का क्षति होते हैं, तो उसको हम रोक सकते हैं ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ताकि हम कोई एक दूसरे पौधों से जो एक बेनिफिशियल जीन है उसको ले आए और GM टेक्नोलॉजी से जो पौधों में उसका कमी है उस पौधों में हम ट्रांसफ़र करें उसको, और वो बिल्कुल हमारा ये सारे कुछ रोक सकते हैं। और इस मामले में हमारे देश में ऐसा नहीं है ताकि काम नहीं हुआ है। पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स में, ICAR में, DBT इंस्टीट्यूट में, मेनी अदर DST इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा दूसरा क्रॉप में दूसरा गुण लाने के लिए काम हो रहा है, हुआ भी है। और
ये जो पहला प्रोडक्ट अभी गवर्नमेंट ने रिलीज किया है जी सर, बाकी दूसरे क्रॉप के मामले में। डॉक्टर बंसल, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें, इन खूबियों के बारे में जो हमारी चर्चा चल रही है इसमें? मैं एक चीज किसान भाई और बहनों के लिए बहुत स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में भी कोई ज्यादा चर्चा शायद नहीं हुई है, लेकिन एक बहुत भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो ये कि ये जो सरसों हैं, जो संकर सरसों जो तैयार की गई है, जिसकी मंजूरी मिली है, कि वो हर्बिसाइड टॉलरेंट के रूप में भी उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि ये सरसों हर्बिसाइड टॉलरेंस ट्रेड के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। ठीक, इसमें किसान भाइयों को हर्बिसाइड स्प्रे करने की मंजूरी नहीं है और ना ही ये किस्म उसके लिए बनाई गई है। ये सिर्फ हाइब्रिड वैरायटी जो बनाई गई है ये खाली उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, जिसका कि 25 से 30% उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, मार्केट में ज्यादा सरसों आएगी, किसान भाई बहनों को इससे आमदनी ज्यादा होगी। और जो कि जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक ही जो कहना है कि हम ज्यादा से ज्यादा उनकी इनकम को बढ़ाएं, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, उसकी तरफ एक ये बहुत बड़ा स्टेप है और नेचुरली आत्मनिर्भरता भी इससे हमारी बढ़ेगी। तो मैं ये क्लियर करना चाहता था कि ये जो हर्बिसाइड टॉलरेंस है इसके बारे में आप ज्यादा अभी ना सोचें और खाली ये जो किस्म है जैसे ही तैयार होगी इसको भरपूर फायदा उठाइए। आप सभी देशवासियों को भी फायदा होगा और हमारे सभी किसान भाई बहनों को भरपूर फायदा होगा। बिल्कुल, तो जीएम सरसों से काफी फायदा होने जा रहा है और ये एक राह की बस शुरुआत भर है और किस तरह की उम्मीदें हम कर सकते हैं और आगे इस फैसले के क्या मायने निकलेंगे, इस पर विस्तार से हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं जीएम सरसों यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के बारे में। जी हाँ, ये एक इस तरह की संकर किस्म है जिसके कई फायदे हैं अगर किसान इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो। जीनांतरित फसलें ये कही जाती है और इनका जो निर्माण है वो इस तरह से किया जाता है ताकि उत्पादन क्षमता बढ़े और भी कई खूबियां इसमें चली आती है जब इस तरह से जीनांतरित किसी फसल का किया जाता है। और इस दिशा में काफी तेजी से काम किया जा रहा है और इस वक्त जो जीएम सरसों है इसे पर्यावरण मंत्रालय की खास कमेटी की तरफ से मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही अभी कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। और प्रोफेसर त्यागी जानना चाहेंगे फिर ऐसे में ये जो जीएम सरसों है DMH 11, इसका आगे का जो सफर होगा वो क्या होगा इस मंजूरी मिलने के बाद? देखिए, अभी जो कहा जा रहा है और जो देखा गया है कि
अगले 2 सालों में एक तो इसका जो बीज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना है, ताकि वो जो है जब तैयार हो जाए तो किसानों को दिया जा सके। और जब ये हो रहा होगा उस समय हमारे ICAR की कुछ गाइडलाइंस हैं, जिन गाइडलाइंस के अनुकूल ये हाइब्रिड होने चाहिए। जी। तो अब जो है ICAR के जो रेगुलेशन हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे। तो जब ये बीज बढ़ाया जा रहा होगा उस समय ये भी देखा जाएगा कि ये जो बीज में बढ़ोतरी हो रही है ये ICAR ने जो पहले किस्में निकाली हुई हैं उनके बराबर हो रही है या उनसे ज़्यादा हो रही है। ये ICAR के जो रेगुलेशन है एक तो वो लागू होंगे जी। दूसरा ये भी कहा गया है कि जब आप इसको बीज को बढ़ाएंगे उस समय पॉलिनेटर के बारे में जो है आप अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये कहा जाता है, बहुत लोगों ने कहा है कि जो पॉलिनेटर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह परागकण को ले जाते हैं वो अगर उस परागकण को खाएंगे जिसमें ये जीन है तो हो सकता है उन पे कुछ असर हो। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस पे अध्ययन पहले भी हो चुका है। ये जो प्रोफेसर पेंटल की टीम है इन्होंने ये देखा कि जो परागण करने वाले कीट हैं जो आते हैं उनकी मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो नॉर्मल सरसों हो या GM सरसों हो जी। लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और जो स्पेशलिस्ट कमेटी है GAC उन्होंने कहा कि आप इस चीज को बहुत ही गहन अध्ययन करिए कि किसी भी कीट पे या किसी मतलब मधुमक्खी पे जैसे कि वो परागण में काम में आती है तो उन पे कोई गलत असर नहीं होना चाहिए। तो एक ये स्टडी होगी और उसके बाद हमें उम्मीद है कि ये जो बीज है जो बढ़ेगा ये किसानों के हाथ में चला जाएगा जी। तो एक तो ये है जो हमारे हाइब्रिड सरसों के साथ और संकर सरसों के साथ होना है। दूसरा ये है कि दूसरी टेक्नोलॉजीज भी हैं, जैसे बंसल साहब ने मेंशन किया जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी अभी रेगुलेशंस हिंदुस्तान में बन रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो है ये पता किया जा सकता है कि अगर हम किसी जीन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम बिना GM रूट के वहां जा सकते हैं और उस मॉडिफिकेशन को कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रोफेसर त्यागी इस रूट के बारे में समझेंगे आसान लफ्जों में आपसे आगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि जो मंजूरी मिली है साथ ही जो सिफारिश की गई है कमेटी की तरफ से उसमें क्या कुछ कहा गया है। यहाँ पे डॉक्टर बंसल मैं आपसे और विस्तार से समझना चाहूंगी। आपने ब्रेक पर जाने से पहले कीटनाशकों के इस्तेमाल की भी बात की थी, तो कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर जो सिफारिश की गई है उसके क्या मायने हैं, हमें विस्तार से समझाएं। कीटनाशक किस तरह के कीटनाशक जो हर्बिसाइड्स और उसके इस्तेमाल के लिए आया है वो क्या सिफारिश है? नहीं, वो सिफारिश ऐसा है कि ये जो हर्बिसाइड टॉलरेंस जो है वो जीन उसमें है, जो दोनों जो पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल में वो दोनों में वो जीन है और हाइब्रिड में भी रहेगा। ठीक है। लेकिन ये इसकी जो जरूरत पड़ती है हर्बिसाइड स्प्रे करने की वो सिर्फ हाइब्रिड सीड को डेवलप करने के लिए जरूरत पड़ेगी। अच्छा। फार्मर्स को, किसानों को हर्बिसाइड टॉलरेंस के लिए या हर्बिसाइड स्प्रे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा। जो उत्पादकता उनको जो चाहिए 25 से 30% जो बढ़ने वाली है वो बिना हर्बिसाइड स्प्रे करने ही उनको मिलेगी, क्योंकि और वैसे भी सरकार ने उसकी मंजूरी भी नहीं दी है कि किसान भाई बहन लोग उसको स्प्रे करें। तो इसलिए ये सबसे बड़ी चीज समझने वाली है कि हम सिर्फ हर्बिसाइड का यूज जो करेंगे वो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। वो भी सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि जिस पर्टिकुलर एक वरुणा वैरायटी को जिसको हम लोग जिसको हम फीमेल के यूज करना चाहते हैं कि उसमें मेल के वो तत्व ना रहें, इसलिए उसको जो जिसमें वो होंगे उसको वो उससे मर जाते हैं, ताकि उसको सिर्फ क्रॉसिंग करने के लिए हमें वही सिर्फ मिलेंगे जिसमें वो फीमेल के रूप में उसको हम यूज कर सकते हैं। उसी के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। वो भी सिर्फ सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एज ए पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, नॉट फार्मर्स को उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इस मंजूरी के बाद अगला पड़ाव होगा बीज उत्पादन करना, और इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, खासतौर पर ICAR के किस तरह के दिशा निर्देश इससे जुड़े हुए हैं?
तो ये जैसे ICR का प्रोफेसर त्यागी ने मेंशन किया है, कोई भी एक्चुअली हमारे देश में कोई भी जो प्रोडक्ट बनता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो हमेशा हमारा पब्लिक सेक्टर में ICR का रूट से उसका रिलीज होता है और वो फिर किसान भाइयों और बहनों को बांट दिया जाता है ताकि वो प्रोडक्शन में जाए और सभी लोगों के पास इसका फायदा जाए। तो सबसे पहले जो बात है, जैसे बोला गया है, अगले 2 साल में ये बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने का कोशिश रखना चाहिए और वो क्या होगा, ये प्रोडक्ट जाएगा ICR का इंस्टीट्यूट्स में। और ICR का जो सिस्टम है हमारे देश में बहुत सख्त सिस्टम है और उनमें क्या होता है, उनका डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है, डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें उनका जो फील्ड होंगे उसमें इसका सारे चार्ज किया जाएगा। और जब ये चार्ज होता रहेगा, ICR का जो प्रोटोकॉल बना हुआ है हर एक क्रॉप के लिए, कोई एक तो है डस्ट कैरेक्टर बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे 20 से 22 कैरेक्टर इन्होंने देखते हैं, जांचते हैं, ताकि उसमें केवल उत्पादन नहीं, उत्पादन के साथ साथ उसका जो भी दूसरे गुण है वो सारे गुण रहे और कोई भी गुण का कमी ना रह जाए। तो ये सारे जांच होंगे और उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा, जैसे प्रोफेसर त्यागी ने बताया, दैट इसमें से कोई भी पॉलिनेटर का असर ना हो। यही काम आगे बढ़ेगा अगले 2 साल में। अगर वो 2 साल में हमें काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि ये पिछले 20 साल से हमारे देश में प्रोफेसर पेंटल और उनके टीम ने बहुत काम करके इनको आगे लिया है और हम काफ़ी उम्मीद करते हैं जब ये अगले 2 साल में इसको और ज़्यादा एरिया में परीक्षा किया जाएगा, उसमें भी वही हम एक्सपेक्ट करते हैं, वही हम देखेंगे जो सारे फ़ायदा हम अभी देखे हैं पिछले 20 साल का रिसर्च से जो आया है। और इसके कहने पे है, जैसे बाकी देशों में ये प्रोडक्ट अभी सारी जगह में रिलीज़ हुआ है, जैसे कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, US में है, बाकी सारे देशों में हुआ है। तो हमें लगता नहीं है हमें कोई भी कमी रहेगी वाला। ये प्रोडक्ट जो बना हुआ है वो आगे ही जाएगा और हमारे देश के लिए, सभी के लिए और किसान भाई के इनकम इंक्रीज करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है और ये प्रोडक्ट आगे जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर बंसल, जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि बहुत सालों से और कई तरह की तकनीक जो हैं वो आ रही हैं और शोध अनुसंधान के कार्य इस दिशा में लगातार किए जा रहे हैं और उसमें काफ़ी सफलता भी हाथ लगी है। लेकिन इसके साथ ही बीते अनुभवों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि कुछ एहतियात भी बरतने की आवश्यकता है आने वाले दिनों में? कुछ सुझाव अगर आप देना चाहें इस विषय पर। मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा एहतियात बरतने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी की जो हम बात करते हैं, जैसे हम GM फसलों की बात करते हैं, वो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि जहां हम कोई चीज़ की प्रेडिक्शन अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि पहले जैसे हम लोग कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा कोई भी चीज़ को बनाते हैं, कोई नई वैरायटी को बनाते हैं, एक तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है और हमें जरूरी नहीं होता कि जिस तरह की हमें किस्म चाहिए कि वो हमें बिल्कुल उसी तरह के रूप में मिल जाएगी। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी अब आ रही हैं पिछले कई सालों से, जैसे 1996 में सबसे पहले कमर्शलाइजेशन GM क्रॉप का कहीं हुआ और आज जैसे कि बताया गया कि 190 मिलियन हेक्टेयर्स में ये 29 से 30 देशों में ग्रो कर रहा है। और उसके बाद अब नई टेक्नोलॉजी और भी आ रही है जिसको हम जीन एडिटिंग या जीनोम एडिटिंग का नाम दे रहे हैं। तो हम उस दिशा में अब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर और इंडिया भी उसमें पीछे नहीं रहा अभी इस मंजूरी के साथ। भारत ने पहली बार मंजूरी दी 2002 में, उससे अब तक हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमें भारतवर्ष ने इस टेक्नोलॉजी को मंजूरी दी और हम सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी को नहीं हम सीमित रहने वाले हैं GM टेक्नोलॉजी तक ही। हम जैसे बताया जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी भारतवर्ष ने बहुत आसान रास्ता दे दिया है। के बारे में बताएं, इसका जिक्र हम सुन रहे हैं आप लोगों से, क्या है जीनोम एडिटिंग? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जीनोम एडिटिंग की मंजूरी भी भारतवर्ष ने ऑलरेडी दे दी है। अच्छा। और वो इतनी एक कम समय में हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और इस जीनोम एडिटिंग में क्या होता है कि जैसे वर्ड है एडिटिंग, हम किसी भी एक जीन को जो एक गुणवत्ता को डिसाइड करता है, किसी भी
प्राणी में, ऑर्गेनिज्म में, और ऑल्सो पौधों में या सरसों में या गेहूं में या चावल में, तो उस पर्टिकुलर जीन में अगर हम छोटे से बदलाव करने से भी अगर हमें उसको हम डिजीज रेजिस्टेंट बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, गेहूं में हो चुका है, टोमेटो में हो चुका है, कि जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटे से हिस्से को, जीन को चेंज करने से वो जो बीमारी लगती थी उस टोमेटो को या टमाटर को या गेहूं को, वो उसमें बीमारी नहीं लगती। और इसको हम नॉन जीएमओ कहते हैं, क्योंकि जैसे कि इस जीएम सरसों में जिसकी मंजूरी मिली है, उसमें बैक्टीरिया से जीन इसमें हैं। जो जीन है ये बारनेज जिसको हम कहते हैं, बार स्टार है, ये बार जीन है, ये तीनों जीन बैक्टीरिया से हैं। अब जीनोम एडिटिंग के द्वारा कोई भी जीन अगर हम बैक्टीरिया से लेकर डालते भी हैं, तो वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उन जीन्स को, जिनको हम फॉरेन जीन्स कहते हैं, उनको हम बाहर निकाल देते हैं। ऐसा एक क्रॉस बनाते हैं फाइनली, कि जिससे वो जीन्स की हम जीन्स को उसमें नहीं रहते हैं, उस पौधे में नहीं रहते हैं, जो किस्म आगे बढ़कर तैयार होकर किसानों तक जाएगी, उसमें सिर्फ उतना ही वो छोटा सा एक चेंज रहेगा, और उससे उसको डिजीज रेजिस्टेंस जो पावर है पौधे की वो बढ़ जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे ग्लोबली इसका बहुत फायदा हो रहा है, और मुझे खुशी है दोबारा से कि गवर्नमेंट ने, हमारी भारत सरकार ने इसको बहुत जल्दी पहचाना, और बहुत जल्दी इसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होते हैं वो बन चुके हैं, उसकी मंजूरी मिल चुकी है और उस पर काम शुरू हो गया है। और बहुत जल्दी 2025-26 तक हम उम्मीद करते हैं कि पहली जीनोम एडिटेड वैरायटी राइस की हमारे देश में किसान भाइयों बहनों के लिए तैयार हो सकती है। बिल्कुल। तो इसी आशा के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम जीएम सरसों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से इसे मंजूरी मिली है, इसके क्या मायने हैं, किसानों को क्या फायदा होने जा रहा है, साथ ही कृषि के क्षेत्र में ये जो तमाम नई तकनीकें आ रही है इससे किस तरह के बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं, इस पर हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा जारी है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और प्रोफेसर त्यागी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि बातचीत हो रही थी, डॉक्टर बंसल भी बता रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में ये शोध और अनुसंधान लगातार चल रहे हैं और बेहद ही ये खुशी की बात है कि इस तरह की जो नई तकनीकें आ रही है अब इन्हें अपनाने में देर नहीं किया जा रहा है, सही वक्त पे फैसले लिए जा रहे हैं। इससे कृषि क्षेत्र में किस तरह के बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, दुनिया में बहुत सारी एडिबल क्रॉप्स के जो है जीएम क्रॉप्स बन चुकी हैं, जैसे कि
कैनोला आपको बतलाया, एप्पल में बन चुका है, पपाया में बन चुका है और लोग इसे खा रहे हैं। तो ये विस्तार होने वाला है। हिंदुस्तान में ही अलग अलग लेबोरेटरीज ने करीब 10 क्रॉप्स में जो है तरह तरह के ट्रांसजेनिक बनाए हुए हैं, जो अलग अलग स्टेजेस पे हैं टेस्टिंग पे। तो वो आएंगे और उनमें से जो किसानों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं वो आगे बढ़ेंगे और बाकी जो है एकेडमिक वैल्यू के बन के रह जाएंगे। तो एक तो ये बिल्कुल सामने आने वाला है। रहा दूसरी बात कि और जीएम के अलावा और क्या टेक्नोलॉजी है, तो बंसल साहब ने तो एडिटिंग के बारे में बताया। मैं जीनोमिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि भारत ने काफ़ी पैसा लगाया है क्रॉप्स के जीनोम को डिकोड करने के लिए। जैसे कि राइस का जो जीनोम था वो डिकोड किया, फिर टोमेटो का किया, वीट का किया। तो इससे बहुत सारे मार्कर्स पैदा हुए हैं और ये मार्कर्स यूज हो रहे हैं ब्रीडिंग को हिसन अप करने के लिए। तो जो वैरायटी पहले करीब 10 या 12 साल में डेवलप होती थी, उसके बनाने के जो समय है वो कम हो जाएगा। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी ऐसी वैरायटीज़ को रिलीज़ किया जो कि मार्कर रेसिस्टेड ब्रीडिंग पे बेस्ड हैं। करीब ऐसी 100 वैरायटीज़ बन चुकी हैं और इनमें से बहुत सारी वैरायटी ऐसी भी हैं जो न्यूट्रिशनली बेहतर हैं। वो जो है अच्छे तरीके का न्यूट्रिशन देती हैं, विटामिन देती हैं या अमाइनो एसिड उसमें बेहतर है। तो इस तरीके के भी जो क्रॉप्स हैं वो ऑलरेडी, क्योंकि जीनोमिक्स में कोई रेगुलेटरी प्रोसेस नहीं है, वो ब्रीडिंग के तरीके का है। जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किसानों को दिया जाएगा, तो वो वैरायटी वहाँ पहुँच रही है। ऐसे ही एक वैरायटी बनाई जा रही है जो IRI में इस पे शोध चल रहा है राइस पे, कि जो है जो ड्रॉट रेजिस्टेंट राइस वैरायटीज बनाई जा रही हैं मार्कर रेसिस्टेड ब्रीडिंग से। तो ये जो टेक्निक्स हैं 2-3 मिलके ये किसानों को और बहुत फायदा पहुंचाने वाली हैं और देश को फायदा पहुंचाने वाली हैं। हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो 2 चीजें हैं कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, इसका हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे किसान और जनता जो है वो बाहर की वैरायटी नहीं खाएगी, हिंदुस्तान की वैरायटी खाएगी। और कई तरीके की वैरायटी अलग अलग है, तो उन सारी वैरायटीज को हमें बेहतर बनाना होगा ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो और लोग उनको कम जमीन यूज करके ज्यादा पैदावार कर सके। ऐसे खास कदम जो उठाए जा रहे हैं जिनका जिक्र आप भी करना चाहेंगी, चाहे स्वदेशी वैरायटीज है उनके संरक्षण की बात हो या उनसे और अच्छी वैरायटीज विकसित करने की बात हो, संक्षेप में। जी हाँ, तो ये जो बात आगे चल रहे हैं उसमें जैसे प्रोफेसर त्यागी अभी बोला है, मैं भी पहले बताया है आप लोगों को, वो वैसे बहुत सारे रिसर्च पिछले करीब 20 साल से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ICR और खास तरफ से ये 2 ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा फंडिंग दिया है आगे ले जाने के लिए। और उसमें से हमारे डिफरेंट लैब्स में, चाहे NIPGR हो, चाहे DBT का दूसरे इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे ICR का इंस्टीट्यूट हो, उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेज में हैं। और वो उसमें हमें न्यूट्रिटिव क्वालिटी वाला प्रोडक्ट भी है हमारे पास और उसके साथ साथ जो उत्पादन बढ़ाएगा वैसा भी से लैस ऐसी किस्में तैयार की जा रही है। डॉक्टर बंसल, चलते चलते आपसे आखिर में प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जिस तरह से तकनीकी विकास हो रही है कृषि क्षेत्र में, किस तरह से बदलाव इससे आएगा और उसमें तेजी देखी जा रही है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमें मंजूरी GM मस्टर्ड की मिल चुकी है जी। और जीनोम एडिटिंग के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया उसकी भी हमें सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो ये जो एक तरह की लहर अब आ गई है हमारे देश में, जो कि मैं कहना चाहूंगा कि जिससे टेक्नोलॉजी का फायदा हम ज्यादा से ज्यादा उठाना शुरू कर रहे हैं जी। और इससे फायदा किसानों को बहुत ज्यादा होने वाला है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो साइंटिस्ट वर्ग के जो लोग हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो स्कॉलर्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में, जो भी हम इस काम से जुड़े हुए हैं, उनको हम बहुत प्रोत्साहन मिला है उन सबको इस मंजूरी से। और
इसमें हम क्या चाहते हैं कि जैसे बताया गया, हम लोगों ने बात की जीनोमिक्स की बात की, जीएम क्रॉप्स को जो अभी जिसकी जीएम सरसों को मंजूरी मिली 20 साल के बाद, जीनोम एडिटिंग को मंजूरी कुछ कैटेगरीज को ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ये सब टेक्नोलॉजी को मिलाकर हम अल्टीमेटली हमारा ये हम भारतवर्ष को आगे बढ़ाने की दिशा में ये सोचते हैं, बेहतर दिशा में, एक बेहतर भविष्य की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बंसल, प्रोफेसर त्यागी और डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती, आप तीनों लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो जाना आज आपने विस्तार से जीएम सरसों के बारे में और साथ ही कृषि के क्षेत्र में किस तरह से तकनीकी विकास हो रहा है और इससे हम लगातार आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं हेलो किसान कार्यक्रम में। बता दें आपको कल के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में कल के विषय रहेंगे मधुमक्खी पालन और इसके अलावा पॉली हाउस में सब्जियों की संरक्षित खेती। तो ये अगला विषय रहेगा, सोमवार को प्रसारित होगा इन विषयों पर हेलो किसान कार्यक्रम। और लाइव कार्यक्रम के दौरान तो आप सवाल पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com पर ईमेल करें। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल्स टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें, दूरदर्शन किसान की कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060, जिस पर कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।